फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में एक नया टॉपिक जो कि है सेलुलर अडेप्टेशंस। हमने इससे पहले कवर कर चुके हैं सेल इंजरी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर अडेप्टेशन, मतलब कि किस किस तरीके से एक सेल है वो अपने आप को अडेप्ट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा था अडेप्टेशन क्या होती है। हम पहले जान लेते हैं अडेप्टेशन क्या होती है। अगर कोई भी नॉर्मल सेल जब कहाँ जाता है, जब कोई भी नॉर्मल सेल है, ये कोई नॉर्मल सेल पे अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वो नॉर्मल सेल पहले अपने आप को अडॉप्ट करेगा। जो भी स्ट्रेस उस पर आया है उसमें ढलने की कोशिश करेगा, मतलब कि खुद को अडॉप्ट करेगा ताकि वो उस कंडीशन में रह सके। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन के बारे में। अगर अडॉप्ट नहीं कर पाता देन क्या होता है, देन हो जाता है हमारा सेल इंजरी। ठीक है, तो आज ये है हम पढ़ेंगे अडॉप्ट। ठीक है, अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, अडेप्टेशन क्या कहता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी लीडिंग टू अडेप्टेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हम जानते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के ही अंदर क्या आता है, अडेप्टेशन। अगर सेल ने अपने आप को किसी तरीके से हील करके दोबारा से इंजरी होने के बाद क्या कर लिया है, उसको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या किया उसने, अपने आप को अडॉप्ट किया और फिर वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यही हो गया उसका अडेप्टेशन, है ना। तो इसमें क्या कहता है, व्हेन सेल अडेप्ट टू इंजरी देयर अडेप्टिव चेंज कैन बी। सेल्स अडेप्टिव मतलब कि अडेप्ट करने के बाद खुद को किस किस कंडीशन में चेंज करते हैं खुद को सेल्स। इसमें कुछ 5 हैं जिसमें कि सेल्स अपने आप को अडेप्ट करके इन फॉर्म्स में लेके आते हैं। पहला है एट्रोफी, सेकंड है हाइपरट्रॉफी, थर्ड है हाइपरप्लेसिया, फोर्थ मेटाप्लेसिया एंड फिफ्थ है डिस्प्लेसिया। तो हम यहाँ सबको पढ़ेंगे, हम लोग 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 3 हमने यहाँ पे भी कवर किए हैं। इसके आगे 2 और हैं, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी क्या कहता है, इट इज़ एन डिक्रीज और बिकमिंग स्मॉलर इन सेल साइज। इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। सेल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। रीज़न, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू डिजीज़, किसी की कोई बीमारी की वजह से, इंजरी और लेक ऑफ यूज़, या फिर कोई इंजरी की वजह से या लेक ऑफ यूज़, या उस चीज़ का या उस सेल का कम इस्तेमाल होने की वजह से क्या हो जाता है, वो एट्रोफी हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेल का साइज है वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, जब सेल ने अडॉप्ट किया खुद को और फिर क्या हो गया, वो एट्रोफी, छोटे छोटे सेल्स बन गए। मतलब ये नॉर्मल साइज था लेकिन ये एट्रोफिक सेल हो गया क्योंकि इसने अपना साइज को छोटा कर लिया। तो एट्रोफी कैन बी, ये 2 तरह की हो सकती है एट्रोफी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। हम जान सकते हैं फिजियोलॉजिकल वो होता है कि नॉर्मली आम तौर पर जो कि स्वाभाविक है, मतलब कि ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बॉडी के नेचर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से हो सकती है फिजियोलॉजिकल। लेकिन पैथोलॉजिकल में इट मे लीड्स टू डिजीज है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट में क्या है, फिजियोलॉजिकल क्या है प्रोसेस, अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो मतलब जो कि नॉर्मली होते रहते हैं विद एजिंग के साथ में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि वैसे वैसे नॉर्मल प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो वही हो गया फिजियोलॉजिकल। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है डिक्रीज यूट्रस साइज आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन है डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि यूट्रस का साइज, जब बेबी यूट्रस में होता है उस दौरान क्या होता है, यूट्रस का साइज बड़ा होता है। लेकिन क्या पार्चुरेशन के बाद, मतलब कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि यूट्रस का साइज नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो डिक्रीज यूट्रस साइज आफ्टर पार्चुरेशन, ये एक स्वाभाविक सी कंडीशन है, ये नॉर्मली होती है। ब्रेन श्रिंकेज ड्यूरिंग एजिंग, और जैसे जैसे ही ब्रेन
ब्रेन श्रिंकेज मतलब कि दिमाग का श्रिंक हो जाना बुढ़ापे में लोगों का जो होता है, इसीलिए बुढ़ापे में क्या होता है लोगों की सोचने की क्षमता, बूढ़े लोगों की जो सोचते हैं वो थोड़ी कम होती है, याद रखने की, इन सब चीज़ों की, बिकॉज ऑफ एजिंग के। ये एक स्वाभाविक सा फिनोमेना है, ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, ये कंडीशन एबनॉर्मल हो सकती है, इट में लीड्स टू डिजीज, जैसे कि इस्केमिया मतलब कि इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर किसी में कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है, उस तरीके से भी सेल का साइज है वो छोटा हो सकता है, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसमें हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या कहती है, इट इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। इसमें भी सेल्स का जो होता है साइज बढ़ जाता है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गन। इसमें क्या होता है, विच लीड्स, ये क्या करता है, ऑर्गन के साइज को बढ़ा देता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड। क्या पता जो भी सेल है, जो भी ऑर्गन है, वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, जो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन करता है उससे ज़्यादा डिमांड कर रहा है या उससे ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी सेल्स की, जिससे कि क्या होगा, सेल्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हाइट्रॉफी फॉर्म ले लेगा, हाइपरट्रॉफी फॉर्म ले लेगा। और बाय हार्मोनल स्टिमुलेशन, या फिर हार्मोन्स का जो स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा हो गया किसी तरीके से, ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है हाइपरट्रॉफी का। जैसे कि ये भी इसमें देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये नॉर्मल साइज है किसी भी सेल का। अब ये जो सेल है नॉर्मल से थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, सेल साइज इनका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसमें क्या था, छोटा हो गया था, और इसमें क्या हो गया, बड़ा हो गया है। सेल साइज दोनों में, ये यहाँ पे भी सेल साइज को कंसीडर किया है, यहाँ भी सेल साइज को कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ हाइपर हो गया है, मतलब कि बड़ा हो गया है, और यहाँ पे एट्रॉफी हो गया है, सेल का साइज छोटा हो गया है नॉर्मल से, और यहाँ पे सेल का साइज बड़ा हो गया है नॉर्मल से, ठीक है। हाइपरट्रॉफी भी दो तरीके की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में देख सकते हैं यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस जब प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, बड़ा हो जाता है, जो जिसका नॉर्मल साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, इंक्रीज वर्कलोड, मतलब कि वर्कलोड बढ़ जाना किसी भी सेल पे, हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन। कुछ हार्मोन ऐसे हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बॉडी में, जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि एक फिजियोलॉजिकल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, ये 3 पॉइंट है, अगर कोई भी चीज़ ये जो है ये मॉडरेट है, मतलब किसी भी चीज़ को ये कंडीशन में रहना, इट मीन्स गुड, ये सही है बॉडी के लिए। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इससे कम होती है या ज़्यादा होती है, इट मे लीड्स टू डिजीज और मैनी डेंजरस प्रॉब्लम टू आवर बॉडी। तो क्या हो सकता है कि अगर हार्मोन का स्टिमुलेशन ज़्यादा बढ़ गया, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब थर्ड है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इट इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का जो नंबरिंग है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे सेल का साइज छोटा हो रहा था, यहाँ भी सेल का साइज बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ साइज में इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे नंबरिंग में इंक्रीज हो रहा था। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे नंबरिंग में इंक्रीज होता है और यहाँ पे साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेलुलर डिवीजन। ये किसकी वजह से होता है, रिजल्ट ये क्या करता है, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज रेट ऑफ सेलुलर डिवीजन। इसमें क्या हो सकता है कि जो सेलुलर का जो डिवीजन है, सेल्स का डिवीजन है, वो क्या हो सकता है, इसमें इंक्रीज हुआ है, इस वजह से हाइपरप्लेसिया हो गया है। रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन माइटोसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ रेस्टिंग सेल्स। जो रेस्टिंग सेल्स हैं और या फिर जो नॉर्मल सेल हैं, जो नॉर्मल सेल डिवीजन कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज इन माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसमें कि जो सेल्स हैं वो अपने को क्या करते हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, चार सेल, ऐसे करके डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक माइटोसिस ये प्रोसेस है सेल डिवीजन का,
तो इसमें क्या है, देखिए ये कुछ सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो था उससे ना डिवाइड करके, उससे डिवीजन ना करके इन्होंने ऐसा डिवीजन किया जिससे कि बहुत सारे सेल्स नंबर में हो गए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम कितने सारे सेल्स हैं, जो कि इसके इन 4 सेल्स के डिवाइड होने से इतने सारे सेल्स हैं वो यहाँ पे हो गए। तो ये क्या, इन्होंने क्या कॉज किया, हाइपरप्लेसिया कॉज किया। अब ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल भी 2 तरीके के हो सकते हैं, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया एंड सेकंड कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। हार्मोनल में क्या है, ये दोनों ही स्वाभाविक से हैं। जैसे कि हार्मोनल में क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे जैसे ही गर्ल्स में प्यूबर्टी, मतलब कि जैसे जैसे ही लड़कियां बड़ी होती जाती हैं तो उस एज में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। लैक्टेशन प्रेगनेंसी और इन यूट्रस, मतलब कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में भी यूट्रस क्या होता है, उसमें अभी जो सेल्स हैं वो नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड हमारा पैथोलॉजिकल, जहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या हो जाती है कि थोड़ी सी डिजीजफुल हो जाती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया इन एक्सेस एस्ट्रोजन। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है, अगर ज़्यादा ईस्ट्रोजन है वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने लगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्थ। ठीक है, स्किन वार्थ में क्या होता है, फॉर्मेशन कभी कभी देखा होगा, स्किन पे छोटे छोटे टाइप के, मतलब एक आउटिंग सी निकल आती है, छोटी छोटी स्किन की आउटिंग, मतलब आईज के पास में कहीं भी निकल आती है। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, वो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो कि किससे होता है, पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, जो कि क्या है, एक वो स्किन वार्थ क्या है, पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ा एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। अब हम पढ़ते हैं मेटाप्लेसिया। हाँ, तो 4th वन है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज इन विच वन अडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अडल्ट सेल टाइप। इसमें क्या होता है, एक ये रिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, जो एक तरह का जो सेल है, वन अडल्ट सेल इज रिप्लेस्ड बाय, एक सेल जो है वो दूसरे सेल के द्वारा रिप्लेस, अपनी जगह से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं मेटाप्लेसिया। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है चेंज इन एनवायरनमेंट, किसी तरीके का चेंज किसमें, एनवायरनमेंट में। न्यूट्रिशनल भी हो सकता है ये, ठीक है, किसी चीज़ की वजह से, न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 नॉर्मल साइज़ के यहाँ सेल है, लेकिन क्या है, यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के जो सेल हैं वो डिफरेंट टाइप के, मतलब कि अलग तरीके के सेल टाइप से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। यहाँ पे छोटे सेल्स हैं और यहाँ आके रिप्लेस हो गए। क्या पता ये सेल किसी और जगह के हों, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे आके ये सेल आ गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे मेटाप्लेसिया हो गया। यहाँ पे मतलब कि वन अडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप। ठीक है, तो और इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल्यूमिनार टू स्क्वैमस मेटाप्लेसिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक स्मोकिंग एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर किसी के अंदर क्रॉनिक स्मोकिंग की मतलब कंडीशन है, लंबे समय से स्मोकिंग कंडीशन है, और क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो उसमें ये देखने को मेटाप्लेसिया मिल सकता है। कोल्यूमिनार टू स्क्वैमस, उसमें क्या होता है, कोल्यूमिनार जो सेल्स होते हैं वो स्क्वैमस सेल से क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, अब हमारा 5th वन है, विच इज लास्ट वन, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया अकर व्हेन एबनॉर्मल चेंजेस इन द साइज, शेप और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल चेंज होता है इसमें, मतलब कि इसमें जो सेल का साइज है उसमें चेंज हो जाएगा, उसकी सेल की जो शेप है उसमें चेंज हो जाएगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से मतलब रखा गया है, किस तरीके से, किस मैनर में वो अरेंज है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, कुछ बदलाव हो जाएगा, कुछ चेंज हो गया, ये एबनॉर्मल है। ठीक है, एबनॉर्मल चेंजेस इन द साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अडल्ट सेल। और हम इसे ये भी कह सकते हैं डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। डिसऑर्डर्ड मतलब कि जो ऑर्डर होगा, जिस वे में, जिस ऑर्डर में सेल्स लगे होंगे
वैसे ना हो के अजीब तरीके से सेल्स लग जाएंगे, जैसे कि किसी में भी सेल में के साइज में, शेप में या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिसऑर्डर्डनेस आ जाती है इसके अंदर, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। और हम इसे क्या कहते हैं, और हम इसे कहते हैं अटिपिकल हाइपरप्लेसिया भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 तरीके के नॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन अब क्या हो गया, ये कुछ सेल्स हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन बाकी सेल्स क्या हो गए, कुछ कैसे अरेंज हैं, कोई कैसे अरेंज है, किसी की शेप छोटी है, किसी का साइज छोटा है, और कैसे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, अरेंज नहीं है प्रॉपरली, लाइन में अरेंज नहीं है, या फिर जो भी इनका अरेंजमेंट है उसमें प्रॉपर अरेंज नहीं है, कैसे भी मतलब बिल्कुल रैंडमली एकदम अरेंज हो गए ये, इनका कोई भी इनका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि इनको कैसे अरेंज होना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा डिस्प्लेसिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, ये तो यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे जो माइटोटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है, या इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, या फिर क्या हो गया है, इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स हो गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सेलुलर अडेप्टेशन की सेल्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर पाता है सेल इंजरी के दौरान, और वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो मतलब फेजेस हैं एडेप्टेशन के, उनको अडॉप्ट करता है। तो हमने इसमें आज पढ़े 5 पढ़े आज हमने, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।